Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड क्वेश्चंस। पिछले भाग में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, जो आपका बोर्ड में आने वाला है। आज हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में बन चुके हैं, ये उनके आंसर्स हम करने की कोशिश करेंगे और कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, है ना। तो उनको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय lengthenoid contraction? What is meant by lengthenoid contraction? What is meant by lengthenoid contraction? Lengthenoid contraction क्या होता है ना। तो जब क्या होता है आपका धीरे धीरे डिक्रीज आने लगता है आयनिक रेडियस में, लेंथनम से लुटीरियम तक की जो आयनिक रेडियस है उसमें डिक्रीज आने लगता है। और कैसा स्टडी डिक्रीज, उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 में, ठीक है ना। दिल्ली 2011 में पूछा गया था। तो द स्टडी डिक्रीज in the ionic radii, steady decrease in the ionic radius from La+3 lanthanum to lutetium, ठीक है, +3, उसको हम क्या कहते हैं? इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसे क्या कहा जाता है? आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट show variable oxidation state? Why do transition elements show variable oxidation state? ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऐसा क्यों? कंपार्टमेंट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट आपकी वेरियस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो जो वेरिएबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, वो इस कारण होती है कि उनके पास क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है और वहां पर आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस है, ठीक है ना। इस वजह से the variability of oxidation state of transition elements the variability of oxidation state of transition element is due to incompletely filled d orbitals, ठीक है, that is ns और n-1
1d electrons have approximate equal energies ठीक है। ठीक, तो वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इस वजह से दिखाते हैं, जैसे कि बताया डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो ट्रांजिशन सीरीज का, ऐसे अगर हम बात करें स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसके आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितनी आती है 1s2 2s2 एंड 2p6, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। और देन आपके पास 4s2 और 3d1 है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि डी क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, 10 होने चाहिए डी में, लेकिन यहाँ पे क्या एक ही है। इसी तरीके से आगे टाइटेनियम की हम बात करें, वैनेडियम, क्रोमियम की बात करें, अगर क्रोमियम का आप निकालो, क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है ना, 3d4। तो ये आपके इस तरीके से क्रोमियम का बात है। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला of an oxo-anion. Write the formula of an oxo-anion of manganese. Write the formula of oxo-anion of manganese, Mn, in which it shows the oxidation state, equal to its group member, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आपको फॉर्मूला लिखना है, किसका फॉर्मूला लिखना है, ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज का लिखना है, जिसमें कि वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ग्रुप मेंबर के साथ की, है ना। तो बच्चों वो आपका परमैग्नेट आयन है MnO4 माइनस, है ना। ये परमैग्नेट आयन है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आता है वो आता है कितना, हम निकाल लेते हैं मैग्नीज का X मान लिया, ऑक्सीजन का -2 × 4, ठीक है, इक्वल टू में ऊपर चार्ज -1 है, X -8 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू कितना आया आपका -1 + 8 इक्वल टू +7। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, नंबर कितना आया 7 आया मैग्नीज का, है ना, 7 आया। तो ये पूछ रहा था आपको ऑक्सो एनायन बताना है, मैग्नीज का ऑक्सो एनायन क्या होगा, जिसमें कि वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता अपने ग्रुप मेंबर के जैसी, इक्वल टू ग्रुप नंबर के जैसी। तो हमने बात की, तो उसका ग्रुप नंबर आपका, आप देखेंगे कि मैग्नीज का जो अगर आप ग्रुप नंबर की बात करें तो पहला आपका जो मैग्नीज है वो 3D सीरीज में आता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में आप किस तरीके से चलोगे, इस तरीके से, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना, यहाँ पे हीलियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, इधर बेरिलियम, देन यहाँ पे आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, देन यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। सोडियम मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, ठीक, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद आपका पास फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। और यहाँ पे आप बात करें तो कैल्शियम,
ठीक है ना। आर्गन के बाद पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम, इधर आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, है ना। तो ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1 है, ठीक है ना। दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देख पा रहे हो ग्रुप 7 में है ये। तो उसने ये पूछा था कि ऑक्सो एनायन बताना है मैग्नीज का, ठीक है ना, जिसमें कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है अपने ग्रुप नंबर की जितनी। तो ग्रुप नंबर आपका यहाँ पे ग्रुप नंबर मैग्नीज का 7 है, तो उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा 7। तो हमने कहा भाई 7 कभी आएगी? तभी आ सकती है जब इस तरीके का फॉर्मूला बने आपका, तो ही क्या आ सकती है? ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ सकती है। और हमने करके दिखाया कि हाँ भाई +7 आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, What happened when NH4 hold twice? What happened when NH4 hold twice Cr2O7 is heated? ठीक है, हमें बताना है कि जब NH4 hold twice Cr2O7 को आप हीट करते हो तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हीट करके देखते हैं कि क्या बनता है। NH4 hold twice Cr2O7 को आपने क्या किया? हीट किया। तो हीट करने पे क्या क्या देता है? एक तो आपको नाइट्रोजन गैस देगा, प्लस वाटर देता है H2 और क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड क्या है? Cr2O3, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस दी इसने, वाटर दिया और क्रोमियम ऑक्साइड दी। तो बेसिकली ये तीन चीजें क्या करता है? जब आपका अमोनियम आपका ये क्या करता है? हीट करता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। चलिए, तो इस तरीके से अगला है आपके पास अगला क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो anion of chromium in which it shows the oxidation state equal to its group number, ठीक है। ये पूछा था दिल्ली 2017 में, ठीक है ना। दिल्ली 2017 में क्वेश्चन आया था। जैसे हमने पीछे मैग्नीज का किया, सेम वैसा ही है ये, ठीक है ना। तो अगर आप क्रोमियम का ग्रुप नंबर देखो तो क्रोमियम का ग्रुप नंबर कौन सा है? इधर 6 है ना। एक पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6 में है आपके पास क्रोमियम। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आनी चाहिए। ऐसा आपको कोई बताना है कि कैसा ऑक्सो एनायन बनाएगा कि +6 आ जाए। तो अगर हम ये बताएं कि भाई Cr2O7 है ना, Cr2O7 2 नेगेटिव अगर हम बनाते हैं ऑक्सो एनायन, क्या इसमें +6 आ रही? करके देख लेते हैं। X मान लो आप क्रोमियम की 2x हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 × 7 और ऊपर कितना चार्ज है उसके पास? -2 चार्ज है ना। तो 2x कितना हो जाएगा? -14 = -2, ठीक। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x = -2 + 14, x = कितना हुआ? 12, और 12 को नीचे 2 भेजोगे उसके साथ तो कितना आ गया? +6 आ गया। तो देखो ग्रुप नंबर उसका 6 है, उसके बराबर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए थी, 6 आ रहा। तो ये आपके पास ऑक्सो एनायन हो जाएगा क्रोमियम का। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करें। Transition elements and their compounds
transition elements and their compounds found to be a good catalyst transition elements and their compound are found to be good catalyst in chemical reaction. ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड आपके क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन में। पूछा गया था दिल्ली 2010 में, है ना। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि गुड कैटलिस्ट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देखते हैं कि कई सारे आपने रिएक्शन देखी होगी आप अब जब सल्फर की प्रिपरेशन होती है ना, तो सल्फर की प्रिपरेशन हम देखते हैं कि वेरिडियम ऑक्साइड वहाँ पे यूज होता है। आप देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में हम क्या करते हैं, निकल पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, है ना। सारे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा क्यों, कैसी है, क्या इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी जो इस तरीके से शो करते हैं। तो जो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो बेसिकली उनके पास जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उनके इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स में, उस वजह से होती है, ठीक है ना। तो उस वजह से होती है बिकॉज ऑफ presence of unpaired electrons in their incomplete d orbitals, ठीक है ना। एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक वो आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से ऐसा होता है उनके साथ, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, they are found to be good catalyst in chemical reactions, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट generally formed colored compounds। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जनरली कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। 2010 में पूछा गया था दिल्ली 2010 में कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, जो क्या करते हैं, डी ट्रांजिशन करते हैं जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम विजिबल रीजन। और फिर वो इमिट, जो आपकी इमिटेड लाइट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करती है। इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कलर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ presence of unpaired d electrons, which undergo d transition by absorption of energy from visible
absorption of energy from visible light, visible region, and then the emitted light shows complementary कलर्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स दिखाते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। नेक्स्ट इज जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक इज नॉट regarded as transition element। जो जिंक है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है ना। 2010 में आया था दिल्ली 2010 में कि जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। तो जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर जिंक का आप देखो तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 है ना। आप गिन लो 2 2 4 2 6 10 तो 12 18 2 20 और 10 30। जिंक आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जिंक में 3d में आपके पास ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, है ना। बेसिकली हम d ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। तो आप देखो d में कितने होने चाहिए, टोटल 10 होने चाहिए, तो 10 है उसके पास, है ना। 10 उसके पास है, बिल्कुल भी कुछ भी कम नहीं, तो इस वजह से हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी होंगे, ऐसे आपका मर्क्यूरी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आता, उसके पास भी नहीं होते। तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं शो करते, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कॉपर 1 आयन। कॉपर 1 आयन इज नॉट known copper 1 ion is not known in aqueous solution। aqueous solution में कॉपर 1 आयन आपका हमको नहीं दिखता, नॉट नोन इन aqueous solution, है ना। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि अगर हम बात करें कॉपर +2 की, है ना, कॉपर +2 aqueous में ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर प्लस के मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है कॉपर की, है ना, वो काफी ज्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। लेकिन हाइड्रेशन जो होता है कॉपर +2 का, वो क्या होता है, काफी ज्यादा नेगेटिव होता है कॉपर प्लस से। इस वजह से क्या होने लगता है, आपको पास उसको क्या चाहिए, ज्यादा कंपनसेशन चाहिए सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर के लिए। इस वजह से जो मैनी जो कॉपर 1 के कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल पाया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, और वो बेसिकली क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको बताया था कि जिसमें एक ही के अंदर, एक ही रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट का, भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो जब आपको एक ही में दिखे तो उसको तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब आपको एक ही के अंदर, एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और एक ही का रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उससे हम कहते हैं। तो ये उसने पूछा है कि कॉपर 1 आपका
क्यों नहीं आपका जाना जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो इसी वजह से कि कॉपर +2 एक्वस इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 एक्वस। कॉपर +2 एक्वस ज्यादा स्टेबल है कॉपर +1 एक्वस से, है ना, बिकॉज although second ionization enthalpy ठीक है of copper is large. Second ionization enthalpy of copper is large, but hydration enthalpy for copper +2 for Cu+2 is much more negative than Cu+2, and hence it more than compensate ठीक है for second ionization enthalpy. Second ionization enthalpy, ठीक है। इस वजह से therefore many copper 1, है ना, यानी कॉपर +1 है, कॉपर 1 बोलो, compounds are unstable in aqueous solution and show disproportionation. ठीक है ना। तो 2Cu+2 जब टूटेगा तो 2Cu+2 किस में टूटता है, Cu+2 में और Cu में। अब आप देखो यहाँ पे +2 से Cu +1 से आपका +2 जा रहा है बॉर्डर ऑक्सीडेशन, +1 से 0 जा रहा है रिडक्शन। तो एक ही कंपाउंड का एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही का रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस वजह से आपका ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। तो आई बात समझ में आपको कि क्यों ये आपका ज्यादा नहीं स्टेबल पाया जाता है कॉपर +2 के मुकाबले, है ना। तो बेसिक रीजन ये है कि कॉपर +2 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल नहीं पाया जाता। Actinoids exhibit greater range of actinoids exhibit greater range of oxidation state actinoid exhibit greater range of oxidation state than lanthanoids.
ठीक है, ये पूछा गया था 2011 दिल्ली 11 में पूछा गया था कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनके पास ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड के मुकाबले। ऐसा इस वजह से क्योंकि क्या है कि बहुत ही कम एनर्जी गैप है 5F के बीच में, 6S के बीच में और आपका 7D के बीच में। 5 किस किस के बीच में है? एक तो आपका 5F, 6D और 7S के जो सबशेल्स है उनके बीच में बहुत ही कम स्मॉल गैप होता है, एनर्जी गैप, है ना, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो भी वो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। बिकॉज ऑफ very small energy gap, between 5F, 6D and 7S subcells, ठीक, all their electrons can take part in bonding and show variable oxidation state. ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ऐसा इस तरीके से शो होता है कि आपके इस तरीके से क्या करते हैं, आपके इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने बात करी डी एंड एफ ब्लॉक से, उसके क्वेश्चंस हमने बोर्ड में किए, जो बोर्ड में आ चुके क्वेश्चंस उन्हें हमने करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।